नमस्कार। परम कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं में सबसे पहले नगरीकरण यानी सैंधव नगरीकरण। ये जो है दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसमें नगर निवेश जो है दो तरह का होता था। एक पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग कहा जाता था, इसमें शासक वर्ग रहा करते थे। दूसरा जो है पूर्वी टीला था, इसको निचला नगर कहा जाता था। दुर्ग टीला इसलिए जो है ये चबूतरे पर बना होता था, ऊंचाई पर होने के कारण ये ऊंचाई पर होता था, और ये जो है उससे नीचे होता था, इसलिए इसको निचला नगर कहा जाता था। एक चीज़ और ध्यान देना है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये जो दुर्ग टीला था ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसमें एक रक्षा प्राचीर यानी जो है किलेबंदी की गई थी, रक्षा प्राचीर से ये घिरा हुआ था। और पूर्वी टीला ये भी रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। इसमें एक स्थल जो है धौलावीरा प्राप्त होता है। यहाँ पर 3 स्तर हैं। एक जो है दुर्ग टीला है, दूसरा निचला नगर है, तीसरा इसमें जो है मध्य नगर है। ये ध्यान रखना है कि धौलावीरा एक स्थल है। यहाँ पर जो है 3 तरह के प्राप्त होते हैं, दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर। हाँ, फिर क्या किया गया है धौलावीरा में, दुर्ग टीला को भी किलेबंदी की गई है, रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। मध्यम नगर को भी रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, तथा जो है निचले नगर को भी रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। फिर जो है इन तीनों को जो है रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया है। कालीबंगा में ध्यान देना है कि दुर्ग और निचला नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, जबकि हड़प्पा में आप देखेंगे दुर्ग टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, चनहूदड़ो और अल्लाहदीनों की किलेबंदी नहीं की गई थी। कहने का मतलब है कि रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। इसके बाद हम लोग नालियों के संदर्भ में पढ़ते हैं कि वहाँ नालियाँ कैसे थीं। कालीबंगा में लकड़ी की नाली प्राप्त होती है, और सब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सब स्थलों पर पक्की ईंटों की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो है लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ईंट में हम लोग देखते हैं कि ईंट का आकार क्या था। ईंट के आकार में 14 सेंटीमीटर ईंट की लंबाई होती थी, 28 सेंटीमीटर ईंट की लंबाई होती थी, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई होती थी, और 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई या मोटाई आप कह सकते हैं ये होती थी। इसका जो अनुपात था 4:2:1 था। इसमें देखिए कहाँ पर कैसी कैसी ईंटें प्राप्त होती हैं। तो कालीबंगा में जो ईंट प्राप्त होती है वो किस प्रकार की प्राप्त होती है, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती हैं, और वक्राकार ईंटें चनहूदड़ों से प्राप्त होती हैं। सड़कों के बारे में हम लोग देखते हैं कि सड़कें कैसी थी वहाँ पर। तो सड़कों के बारे में देखें तो सड़कों में जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर आवास कैसे बने होते थे, जो सड़क मुख्य सड़क होती थी उससे जो गली में सड़क निकलती थी उस पर जो है खिड़की और दरवाजे हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि घर है और इसकी जो खिड़की दरवाजे होते थे वो गली की तरफ होते थे, मुख्य की सड़क की तरफ नहीं होते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उसके खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ यानी इधर की तरफ खुलते थे। उस स्थल का नाम याद रखना है, वो स्थल है लोथल। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और प्रत्येक घर में मुख्य रूप से जो यहाँ बनाए गए थे बहुत ही पहले से नियोजित करके बनाए गए थे, पहले से उसकी डिजाइन की जाती थी, फिर इस आधार पर वहाँ के मकान बनाए जाते थे। ये तो रहा यहाँ की सड़कों के बारे में। इसके बाद हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कैसे था। एल बासम इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ धर्मतंत्रीय शासन था। धर्मतंत्रीय का मतलब है पुरोहितों का शासन था।
लेकिन पुरोहितों का अगर शासन होता तो यहाँ पर मंदिर के अवशेष जरूर मिलते। पूरे हड़प्पा संस्कृति में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। इसके बाद मैके मानते हैं कि यहाँ प्रतिनिधि सरकार थी। प्रतिनिधि का मतलब है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती थी और वही प्रतिनिधि शासन किया करते थे, ये ऐसा मैके मानते हैं। व्हीलर क्या मानते हैं कि मध्यम वर्गीय शासन था। कहने का मतलब है कि जो मध्यम वर्ग था उनका शासन चला करता था। आर्थिक जीवन, हड़प्पा संस्कृति में 9 फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे मुख्य फसल गेहूँ। गेहूँ में 2 प्रजातियों के नाम मिलते हैं। पहला है ट्रिटिकम कैम्पैक्टस, दूसरा है स्फेरोकोकम। ये जो है बौना प्रजाति का गेहूँ होता था। और एक चीज़ ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ से मिला हुआ है गेहूँ। तो गेहूँ के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर से गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरी मुख्य फसल में जौ थी। जौ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसके बाद तीसरी फसल राई, चौथी फसल मटर, सरसों, कपास, तिल, बाजरा। बाजरा जो है हड़प्पा और सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। चावल जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ इसको देखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और बालू। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि बालू हरियाणा का एक क्षेत्र है जहाँ से सर्वाधिक फसली साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी जो है लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है बालू से प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो है धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का धार्मिक जीवन कैसे था, धर्म को कैसे मानते थे। इसमें मातृशक्ति की पूजा होती थी। मातृशक्ति की पूजा का मतलब इसमें जितने लघुमृण मूर्तियाँ मिलती हैं ज़्यादा जो है स्त्रियों की मिलती हैं। इससे पता चलता है कि मातृशक्ति की पूजा होती थी। और इसके अतिरिक्त जो है और इसके पहले हड़प्पा से आपसे बताया जा चुका है कि एक जो है मुहर पर एक स्त्री सिर के बल खड़ी हुई है, जिसके जो है गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसको उर्वरा शक्ति की देवी के रूप में मानते हैं और मिस्र की आइसिस देवी से उसकी तुलना की जाती है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पशुपति उपासना। पशुपति उपासना में मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है। सील जो प्राप्त हुई है उसमें एक पुरुष है, उस पर एक सींग निकली हुई है और इधर जो है हाथी और चीता बैठा हुआ है, यानी दाहिनी तरफ हाथी चीता बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जो है गैंडा और भैंसा है। नीचे जो है 2 हिरण बने हुए हैं। ये जो है जॉन मार्शल ने इसको आद्य शिव कहा हुआ है। ये जो है पशुपति की उपासना में इसको रखा गया है। दूसरी तरफ इसके बाद हम लोग वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा में पीपल वृक्ष की पूजा हुआ करती थी। पक्षी पूजा, पक्षी पूजा में फाख्ता मतलब बाज को जो है पवित्र माना गया था, पूजा की जाती थी। और वैसे सबसे ज़्यादा लघुमृण मूर्तियों में गौरैया के जो है चित्र ज़्यादा मिले हुए हैं। जल की पवित्रता ये मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के बारे में पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है कि उसकी पवित्रता को 2 तक होता है। इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार इसमें कैसे कैसे होता था। तो पहला आंशिक होता था। आंशिक का मतलब है कि मनुष्यों को दफना दिया जाता था, उसका कुछ हिस्सा बाहर रहता था, चील कौवे खाया करते थे, तो इसको आंशिक संस्कार कहा जाता था। पूर्ण संस्कार, इसको पूर्ण समाधि भी कह सकते हैं, इसको जो है पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। और दाह संस्कार यानी इसको जला दिया जाता था। इसमें देखें वैसे मुख्य रूप से जो कब्रिस्तान मिलते हैं, जो समाधियाँ मिलती हैं, उसमें सिर जो है उत्तर की तरफ होता है और पैर दक्षिण की तरफ होता है।
लेकिन जो है कुछ अपवाद प्राप्त हुए हैं, उसमें ध्यान रखना है। सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। लोथल से जो है पूरब और पश्चिम में, यानी कहने का मतलब है कि उसका सिर जो है पूरब की तरफ है, पैर पश्चिम की तरफ है। रोपड़ में क्या ध्यान देना है कि जो सिर है वो पश्चिम की तरफ है और पैर किस तरफ है, पूरब की तरफ है। कालीबंगा, कालीबंगा यानी राजस्थान में, यहाँ जो समाधि मिलती है वो क्या मिलता है कि जो सर है वो दक्षिण की तरफ है और पैर उत्तर की तरफ है। देखिए मोहनजोदड़ो में एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो में कंकाल तो मिले हैं लेकिन कोई कब्रिस्तान नहीं मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है, जैसे रोपड़, रोपड़ में ध्यान रखना है कि जो है मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। जब नवपाषाण काल संस्कृत में हम लोग जब बुर्ज होम को पढ़ रहे थे तो वहाँ भी ऐसे साक्ष्य मिले थे कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। लोथल में एक स्थल लोथल प्राप्त में क्या मिलता है, लोथल में जो है मालिक के साथ बकरी के बच्चे का साक्ष्य, बकरी का साक्ष्य प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। एक स्थल बहुत अपने में अलग तरह का है, सुरकोटदा। सुरकोटदा में एक कब्र जो है मिली है, जो एक बड़े खंड, एक बड़े पत्थर से उसको ढकी गई है, जो अपने में एक अलग तरह की कब्र है। ये तो रहे जो है धार्मिक जीवन से। अब इसके बाद हम लोग सैंधव सभ्यता के अंतिम बिंदुओं को पढ़ते हैं कि सैंधव सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसमें देखिए विद्वानों को क्या क्या मत है उसके बारे में देखेंगे। सुमेलित करने के लिए आता है जॉन मार्शल, मैके एवं यस आर राव जो है ये बाढ़ को मानते हैं। ये कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ के कारण हुआ। लेकिन अगर बाढ़ के कारण हुआ तो सैंधव सभ्यता के कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ जो है नदियों के किनारे नहीं हैं, तो उनका कैसे पतन हुआ, ये प्रश्न सोचने की बात है। फिर आगे देखना है आर.एल. स्टाइन, ए.एन. घोष, इन्होंने जलवायु परिवर्तन को माना कि जलवायु परिवर्तन हुआ, इस कारण से जो है सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। इसके बाद गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ये मानते हैं कि वाह्य और आर्यों का आक्रमण हुआ, कि आर्य आए यहाँ और जो है इस संस्कृत को नष्ट हो गई। इसी कारण से यू.आर. केनेडी, इन्होंने जो है प्राकृतिक आपदा को माना हुआ है। ये अक्सर इसको याद रखना है, किसने बाढ़ को माना, किसने जलवायु परिवर्तन को माना, किसने वाह्य और आर्यों का आक्रमण मारा, किसने जो है प्राकृतिक आपदा को माना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो श्रीन रत्नागर थे, इन्होंने राजकीय चिन्ह का मतलब यहाँ सैंधव सभ्यता का एक राजकीय चिन्ह बताया। वो राजकीय चिन्ह जो है एक श्रृंगी पश, जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, उसको जो है इन्होंने बताया कि यहाँ का राजकीय चिन्ह था। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।